हेलो पेरेंट्स, दिस इज सना। वेलकम टू माय चैनल होम स्कूलिफाई। आज का टॉपिक मैंने लिया है कि आज के ज़माने में होम स्कूलिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि होम स्कूलिंग की जो टर्म है वो कोई न्यू है तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। होम स्कूलिंग जो है पुराने ज़मानों से चलता आ रहा है। ठीक है, फिर बाद में ब्रिटिशर्स आए और फिर यहाँ पर हमारे इंडिया में स्कूल सिस्टम आ गया, वरना उसके पहले होम स्कूलिंग और गुरुकुल जैसी चीज़ें ही हुआ करती थी। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रूरी क्यों है होम स्कूलिंग आज के ज़माने में, तो उसके कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करती हूँ ताकि आप बेटर तरीके से सोच सकें कि होम स्कूलिंग क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट जो पॉइंट है होम स्कूलिंग करवाने का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है चाइल्ड सेफ्टी, हमारे बच्चों की सेफ्टी। क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि जो आज का ज़माना है, जिस तरीके से हम जी रहे हैं जिस दुनिया में, तो हम पेरेंट्स इस बात के लिए श्योर नहीं है कि हमारा बच्चा बाहर सेफ़ है। ठीक है, जब तक वो हमारी नज़रों के सामने है उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी होती है। हम कंफर्म होते हैं कि हम अपने बच्चों की सेफ्टी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हमसे दूर हो जाता है थोड़ी देर के लिए भी तो एक टेंस हो जाता है। हम अपने बच्चों को एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं कर सकते। ठीक है, आजकल आप लोगों ने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा, जो भी स्कूल की बसेस होती हैं, जो भी वैन्स होती हैं, जो मिनी बसेस होती हैं, इनफैक्ट स्कूल्स होती हैं काफ़ी, जहाँ पर कुछ भी स्टाफ होते हैं, टीचर्स होते हैं, मेल टीचर्स या जो भी प्यून्स वगैरह, क्लर्क वगैरह, तो हम किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। हमारा बच्चा सेफ नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हो गया चाइल्ड सेफ्टी। अब जो सेकंड टॉपिक हो गया कि आपने देखा होगा कि अभी ये जो एजुकेशन माफिया है, मैं हमेशा हर वीडियो में इस चीज़ की बात करती हूँ कि एजुकेशन जो माफिया है वो पूरा उन लोगों ने एजुकेशन को पूरा बिजनेस बना कर रखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो मेरा था उस दिन का, जब मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की अभी 4-5 दिन पहले वाला, कि मैंने होम स्कूलिंग क्यों चूज़ किया, वो अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं। उसमें भी उस दिन मैंने यही बोला था कि फ़ीस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया था जब मैं अपनी बच्ची का जो है स्कूल का एडमिशन करवाने गई थी किसी रिप्यूटेड स्कूल में, एंड वहाँ पर 20 दिन के अंदर ही फ़ीस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। बट देखिए, अभी सिंपल बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए जो है पैसा नहीं खर्चा कर सकते। हम अपने बच्चों के लिए लैक्स ऑफ रुपीज़ खर्च कर सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट होती है कमिटमेंट। जो स्कूल ने एक बार कमिटमेंट दी तो क्या उस वक्त वो उस बात पर कायम है? उसने 20 दिन में पूरा फीस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। जब वो अपनी कमिटमेंट पर खुद कायम नहीं रह सकते तो वो हमारे बच्चों को एजुकेशन क्या देंगे? ठीक है, उस चीज़ पर मैंने अपना पूरा डिसीजन चेंज किया और मैंने फिर स्कूल का जो भी कंसेप्ट पूरा निकाल दिया एंड मैं होम स्कूलिंग की तरफ आ गई। तो जिस तरीके से जो एजुकेशनल माफियाज हैं, चाहे वो कोचिंग वाले हों, चाहे वो स्कूल्स वाले हों, उन लोगों ने पूरा बिजनेस सेट करके रखा हुआ है। एक तो अगर आप प्ले स्कूल के, आज के दौर की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप प्ले स्कूल के किसी भी एडमिशन के लिए जाओगे आप किसी भी स्कूल में, तो आराम से 70 to 80,000 का पैकेज वो लोग देते ही हैं। और अगर थोड़ी और बड़ी स्कूल है तो वो 1.5 लाख 2 लाख तक जाता है सिर्फ प्ले स्कूल का। अगर CBSE या ICSE बोर्ड देखें हम लोग तो आराम से 60, 70, 80 तक चला जाता है स्कूल के हिसाब से। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे बच्चों पर जो है इन्वेस्ट करना इस तरीके से कोई वर्क बनता है। पैसा अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाता है कि वहाँ से हमें कुछ वर्क मिले, हमें कुछ मिले वहाँ से। ये नहीं कि हम लोग बस पैसा दिए जा रहे हों और हमारे बच्चे को कुछ उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेरा मेन एस्पेक्ट ये है कि भाई हमें, अगर हम अपने बच्चों के ऊपर पैसा खर्चा करना चाहते हैं तो ज़रूरी ये है कि हमारे बच्चों को उसकी उस एक एक जो रुपये है उस चीज़ की वैल्यू हमें दिख कर आए हमारे बच्चों के अंदर। आप लोग सिंपल जानते होंगे कि जो भी स्कूल का भी ट्रेडिशन बना हुआ है कि भाई बच्चा स्कूल जा रहा है और जब वो स्कूल से 3-4 बजे आ रहा है उसके बाद फिर वो कोचिंग जा रहा है, क्लास ज्वाइन किया है, ट्यूशन ज्वाइन किया है। मतलब क्यों, क्या ज़रूरत है? अभी आप यकीन माने, मतलब मैं बस एक बता रही हूँ अपना कि मैं मैथ्स की टीचर हुआ करती थी अपने टाइम पर। 8, 9, 10 को मैं पढ़ाया करती थी जब मैंने स्कूल में जॉब किया था, एंड बाद में फिर मैंने 11, 12 को मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया। तो जब मैं किसी भी स्कूल में जॉब करती थी या किसी भी कॉलेज में जॉब करती थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना अच्छा पढ़ाती थी। मतलब ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि जो अगर टीचर्स को एक सैलरी मिल रही है, हम टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग उससे अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक वैल्यू एजुकेशन दें। ठीक है, तो अगर मैं वहाँ पर मैंने जितने भी स्कूल में जॉब मैंने किया है, जिस भी बोर्ड में मैंने पढ़ाया है,
स्कूल या कॉलेजेस में, तो मेरी खास बात ये होती थी कि जब मैं मैथ्स पढ़ाती थी तो पूरी एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज होती है उसकी एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाती थी। मैं कभी होमवर्क नहीं देती थी, मुझे होमवर्क देना पसंद नहीं था, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को मैं पूरे बोर्ड पर सॉल्व कराती थी और बच्चे फिर कॉपी करते थे। ऐसा टाइम आता था कि 1-2 महीने बाद जब बच्चों को पता चल जाता था कि मैम तो पूरा करा रही हैं, तो बच्चे ट्यूशन जाना छोड़ देते थे मैथ्स का, ठीक है। वो मैं क्वालिटी एजुकेशन देती थी कि बच्चे ट्यूशन नहीं जाते थे, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी ट्यूशन जाने की। बट आज ट्रेंड ये बन गया है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जब स्कूल में हम लोग इतनी लैक्स ऑफ फीस दे रहे हैं, तो ट्यूशन भेजने की क्यों ज़रूरत पड़ी है? मतलब स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है? मतलब स्कूल में हम पेरेंट्स अलग फ़ीस पे करें, कोचिंग की अलग फ़ीस दें, क्यों? मतलब ज़रूरी क्या है? अगर ट्यूशन में बच्चा पढ़ रहा है तो फिर स्कूल की ज़रूरत क्या है? और अगर स्कूल में जा रहा है तो ट्यूशन की ज़रूरत क्या है? मतलब दोनों जगह क्यों जाना है? बच्चे के ऊपर भी कितना बर्डन होता है। मतलब बेचारे सुबह में 5 और 6 ओ क्लॉक को उठते हैं, वहाँ से फिर वो स्कूल जाते हैं 8 घंटे का, जो भी 6 से 8 घंटे का जो भी स्कूल होता है, 3-4 बजे आते हैं, खाना खाकर ठीक से फ्रेश नहीं होते, पेरेंट्स भेज देते हैं वापस से 3-4 घंटे के लिए, फिर ट्यूशन क्लासेस, फिर वहाँ से आते हैं, अलग अलग क्लासेस होती हैं, स्विमिंग की क्लास होती है, म्यूज़िक क्लास होती है, मतलब क्या क्या नहीं होता। उसके बाद जब बेचारे आते हैं उनको होमवर्क इतना मिलता है स्कूल में। होमवर्क भी क्यों ज़रूरी है? जब बच्चा अगर वहाँ पर स्कूल में कोई सब्जेक्ट पढ़ता है तो ज़रूरी ये होता है कि हम लोग अपनी मेमोरी में उस चीज़ को सेफ रख लें, ठीक है। अलग बात है कि ठीक है जो भी होमवर्क होता है उसे चलो ठीक है 1 पेज दे दिया ताकि बच्चों की राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, अगर बच्चा प्रैक्टिस करके लिख रहा है तो उसे याद हो। बट इतने होमवर्क दे देना कि भाई एक एक्सरसाइज करा दिया, एक क्वेश्चन करा दिया एक्सरसाइज का और बाकी एक्सरसाइज आप घर पर करके आओ। कितने पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बेचारे उनको फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम होता है कि वो ट्यूशन नहीं भेज सकते और बच्चे बेचारे ऐसे ही सफ़र करते हैं। तो वहाँ पर फ़र्क पड़ता है यार, मतलब एक्चुअली फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को काफ़ी करीब से देखा है। तो सेकेंड पॉइंट ये होता है कि उन लोगों ने पूरा बिजनेस बना कर रखा हुआ है। तो ये एक पॉइंट है होम स्कूलिंग की तरफ आने का। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि होम स्कूलिंग आपकी फ्री में होने वाली है, नहीं। अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ के लिए फाइनेंशियल तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन होम स्कूलिंग में आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, आप जितने कैपेबल हैं। दूसरी बात, आपका कोई यहाँ पर फाइनेंशियली फ़ायदा नहीं उठा सकता जैसे स्कूल्स और ट्यूशन वाले उठाते हैं। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे करना है, आपको कौन सा बोर्ड चूज़ करना है, आपको क्या करना है, आपको कैसे पढ़ाना है, वो अलग बात है। बड़ी क्लास होंगी तो वो मैं आपको अलग गाइड करूँगी कि बड़े ग्रेड में आप कुछ पेरेंट्स नहीं पढ़ा सकते। हाँ, जो एडुकेटर होंगे, कुछ पेरेंट्स जो एडुकेटर हैं वो डेफिनेटली पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़े ग्रेड में चला जाएगा तो कुछ मैथ्स एंड साइंस की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इंग्लिश के ग्रामर होते हैं, अगर अदर लैंग्वेज ले ली है फ्रेंच वगैरह, तो डेफिनेटली पेरेंट्स नहीं पढ़ा सकते, तो वहाँ पर आपको ट्यूटर हायर करना पड़ेगा। तो अगर वहाँ पर ट्यूटर हायर करना ही है तो ऐसे भी तो स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, वो भी तो ट्यूटर हायर कर रहे हैं ना। तो होम स्कूलिंग में ट्यूटर हायर क्यों नहीं कर सकते बड़े ग्रेड के लिए? तो मेरा ये है कि भाई ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों पर पैसा खर्चा नहीं कर सकते, नहीं, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हमें सही चीज़ पर इन्वेस्ट करना है ताकि हमारा बच्चा प्रेशर में ना आए और वो उस चीज़ को पॉजिटिव वे मिले, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है होम स्कूलिंग सिलेक्ट करने का। आज का ज़माना इतना टेक्नोलॉजी वाला हो गया, हम लोग 5G और 6G में जी रहे हैं, तो इतना ज़माना इतना टेक्नोलॉजी वाला हो गया है, हम लोग हर तरफ टेक्नोलॉजी से गिर गए हैं कि हमारी जो ट्रेडिशनल जो बुक्स हैं, जो स्कूल की बुक्स हैं, हम लोग उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। जो हम लोग इंडिया का यही है यार, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है, हम लोग 70 सालों से एक ही बुक पढ़े आ रहे हैं, जो 70 साल पहले जो स्टार्ट हुई थी वो आज तक पढ़ी जा रही है। मतलब क्या, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं आया, वही चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका आगे कुछ यूज़ नहीं होने वाला है। आज का ज़माना ऐसा हो गया है कि भाई स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है सर्टिफिकेट से ज़्यादा। कुछ पेरेंट्स ऐसा पूछते हैं मुझसे, कुछ कमेंट्स आती हैं या इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करके या कॉल वगैरह करके पूछते हैं कि मैम अगर होम स्कूलिंग कराया तो सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगी, आगे बच्चों को जॉब कहाँ से लगेगा? तो देखिए, मैंने पहले ही क्लियर किया हुआ है कि अगर आप होम स्कूलिंग कराते हैं NIMS से या तो IGCSE से, आपको सर्टिफिकेट कंफर्म मिलेगी, और जो सर्टिफिकेट मिलेगी वो 10th जो हमारा रेगुलर बोर्ड होता है उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट रहने वाली है। बट आप सर्टिफिकेट के पीछे क्यों भाग रहे हैं यार? मतलब आपको समझ में आ रहा है?
आज गूगल, अमेज़ॉन और जितनी भी बड़ी जो जायंट्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो सर्टिफिकेट नहीं मांग रही हैं, वो डायरेक्टली स्किल्स मांग रही हैं कि भाई आपके बच्चे में स्किल क्या है, आप में स्किल्स क्या है। स्किल्स के बेस पर जॉब मिल रहा है बच्चों को। जो बच्चे, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं गूगल एंड अमेज़ॉन में जिन लोगों ने 10th पास नहीं किया है, बट उनकी स्किल्स इतनी अच्छी है कोडिंग वगैरह की कि उन्हें उन लोगों ने अच्छे, मतलब उनका पैकेज बड़ा अच्छा है, 30, 40, 50 लाख का पैकेज है उनका, और उन लोगों ने उन्हें हायर कर लिया। तो आज का ज़माना इतना एडवांस हो चुका है कि सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बट हम पेरेंट्स के सेटिस्फैक्शन के सर्टिफिकेट ठीक है मिल जाएगी। बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम है, हम लोग 70-80 साल से एक ही बुक पढ़े जा रहे हैं, बस एक ही रिपीट हो रही है। मतलब नया क्या है बताइए। अभी जब हम लोग छोटे थे, राइट, हमारी एज वाले जो छोटे थे, जब कंप्यूटर नया नया निकला था, आज अगर मैं किसी बच्चों की जो 7th, 8 या 9th और 10th के कुछ जो आईटी की बुक्स होती हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बुक्स होती हैं, उसमें इंट्रोडक्शन में ये बताया जा रहा है कि माउस ये है, कीबोर्ड ये है, मॉनिटर बोलते हैं इसको, सीपीयू बोलते हैं। मतलब बच्चों को सब पता है यार, 4-5 साल के बच्चों को सब कुछ पता है कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनका नाम क्या है, एआई आ गया है। आप एआई के बारे में बताइए, कोडिंग के बारे में नहीं आपने बताया, आपने पाइथन नहीं सिखाया, आपने जावा वगैरह नहीं सिखाया, आपने कुछ नहीं सिखाया, एआई आ गया है। आप एआई के बारे में क्या सिखा रहे हैं? बच्चों को कुछ भी नहीं पता। मतलब बच्चे ब्लैंक होते हैं, उन्हें नहीं पता होता। डेटा एनालिस्ट कैसे बनते हैं उन्हें नहीं पता होता। चाइना और इंडिया का मैं कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। फिनलैंड के बच्चों को देखिए, मतलब उन्हें जब वो 8-9 साल के होते हैं या 10 साल के होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें फ्यूचर में करना क्या है, उनका एम पूरा क्लियर होता है। बट मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10th में हैं, लेकिन अगर मैं 10th के बच्चों से पूछती हूँ कि 10th के बाद आपको क्या करना है, नहीं मिस कन्फ्यूज़ हूँ मैं। मतलब हमारे बच्चे कंफ्यूज हैं यहाँ पर। उन्हें नहीं पता कि उन्हें कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है। उन्हें नहीं पता उनका आगे का गोल क्या है। वो डिपेंड होते हैं 10th के रिजल्ट पे, क्योंकि उनकी दुनिया वही उसी बुक में है, जो उतनी सी बुक आती है 60-70 रुपये की, बस उसमें उनकी दुनिया। अभी तो बुक्स के प्राइस भी बढ़ गए हैं। अभी तो जो भी स्कूल्स की जो बुक हैं, जो स्कूल्स वाले जो प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने तो मतलब अपने मन के पैसे लेते हैं। वो कभी भी बुक के प्राइस बढ़ा लेते हैं, बेचारे पेरेंट्स को ख़रीदना पड़ता है। पहले तो हमारे टाइम पर हम जाते थे बुक स्टोर में और लेकर आते थे, राइट, बुक्स। एंड अब तो वो सारी बुक्स अलाउ नहीं होती, स्कूल से बुक दी जाती है, स्कूल का प्राइवेट पब्लिकेशन होता है, वहाँ से दी जाती है। अगर हम लोग होम स्कूलिंग के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पर मैं आपको सही गाइड कर सकती हूँ कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। हाँ, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, तो मैं ऐसा नहीं है कि भाई मैं पॉजिटिव ही बोलती रहूँ। जब मुझे लगेगा कि मुझे नेगेटिव भी बताना चाहिए, तो मैं नेगेटिव भी बताकर आपको उस चीज़ के लिए तैयार करूँगी। लेकिन नेगेटिव इतने नेगेटिव नहीं है जितने स्कूल्स के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैं बस यहाँ पर बता रही हूँ, मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो पॉइंट ये होता है, तो वही छोटी सी बुक में हमारे बच्चे वही उसी में रह जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उनका आगे का गोल क्या है, उन्हें आगे करना क्या है, उन्हें करियर में करना क्या है। वही बस इंटरव्यू की तैयारी होती है एंड वही पुराना कि भाई कॉलेज अटेंड करना है, ये करना है, वो करना है। जब बच्चा, आज इंडिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, राइट, आप भी जानते होंगे, बट मुश्किल से 5% इंजीनियर्स ऐसे हैं जो ठीक से कोडिंग कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ बताइए? वो एक स्किल है, लेकिन हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को कोडिंग करना नहीं सिखाया जाता। उन्हें नहीं आता एप्लीकेशन वगैरह बनाने, उन्हें अलग से स्किल सीखनी है। तो ऐसे एजुकेशन का मतलब क्या है? उससे बेटर है कि हम होम स्कूलिंग करा के हम साथ ही साथ जो स्कूल का अपना करिकुलम है वो हम उन्हें पढ़ाएंगे और साथ में स्किल सिखाएंगे, ताकि हमारा बच्चा उन बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट बने। मैं यहाँ पे किसी का कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बस रियलिटी बता रही हूँ। तो बेटर है कि हम लोग अपने बच्चों को दुनिया की रियलिटी दिखाएं, रियलिटी से हम लोग उसको कोरिलेट कर पाएँ, हमारी लाइफ को कोरिलेट कर पाएँ हम एजुकेशन से, ठीक है। अच्छा, 4th पॉइंट जो है स्कूलिंग का ट्रेडिशनल सिस्टम, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, खास करके जो होम स्कूलिंग पेरेंट हैं उन्हें भी नहीं पसंद, कि भाई वो जो सिस्टम चला आ रहा है सदियों से, वही हर एक बच्चे पर बिल्कुल लाजिम कर दिया जाता है कि नहीं आपको यही करना है। जैसे बुक्स की बात ले लो, नहीं, जो सिलेबस डिज़ाइन कर लिया गया है वो उसी बच्चे को जो भी एक क्लास में, सपोज करो आप 5th का एक एग्जाम्पल ले लो, 5th क्लास का एक बच्चा है, ठीक है, 30-40 बच्चे हैं, तो क्या 30-40 जो 30-40 बच्चे हैं,
क्या वो उस करिकुलम में फिट बैठते हैं? कुछ एक दो बच्चे ऐसे होंगे ना, एक तो नहीं, ज़्यादा ही बच्चे होंगे जो उस करिकुलम में फिट नहीं बैठते। कुछ ज़्यादा क्लेवर होंगे जो कि उस एज में, 5th क्लास की एज में, जो 7th या 8th क्लास को पढ़ने की कैपेबल होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 5th क्लास के करिकुलम को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे होंगे। कुछ थोड़े से कमज़ोर होंगे जिन्हें ज़रूरत होगी और उन्हें उन पर हार्डवर्क करेंगी। और कुछ नॉर्मल होंगे जो कि उस करिकुलम में फिट बैठ जाते होंगे। तो क्या जो करिकुलम हमारे बच्चों के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जो ट्रेडिशनल स्कूल में जो डिज़ाइन किया हुआ है, तो क्या वो हर बच्चे के लिए सेम रखना ज़रूरी है? क्योंकि हर बच्चा तो यूनिक होता है ना। अभी आप अपने आप को देखिए कि आप यूनिक नहीं हैं, आप में कोई यूनिक पॉइंट नहीं है। हर किसी में होता है बिल्कुल यूनिक पॉइंट। हम लोग हर कोई एक दूसरे से निराले हैं ना, सब एक दूसरे की जैसा तो नहीं है। मेरे जैसे मैं सिर्फ मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। अगर आप हैं तो आप में कुछ स्पेशल होगा जो मुझ में नहीं होगा, ठीक है। हर कोई में, हर एक में ऐसा बनाया गया है कि हर किसी में कोई ना कोई एक बेस्ट पॉइंट होता है, एक यूनिक पॉइंट होता है जो उसका सिग्नेचर पॉइंट होता है। दूसरी बात ये कि हम लोग, अगर ऐसा है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो जो हमारा स्कूल का सिस्टम है वो उसे नीचा दिखा देता है। मतलब आप यकीन मानेंगे, आप खुद जानते होंगे यार कि पार्शियलिटी होती है। इनफैक्ट मेरे साथ भी पार्शियलिटी हुई है, मेरे स्कूल टाइम पर काफ़ी पार्शियलिटी हुई है। तो उस दौर से गुजरी हूँ मैं, तो उस चीज़ को करीब से जानती हूँ मैं। ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं जिनके साथ आज भी पार्शियलिटी होती है। तो यहाँ पर ये बताने का मतलब नहीं है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो किसी और चीज़ में बेस्ट होगा। हम लोग सिर्फ पढ़ाई से या एक सर्टिफिकेट से या एक कागज़ के टुकड़े से किसी भी इंसान को जज नहीं कर सकते। अगर कोई शांत बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे बोलना नहीं आता, ठीक है। अगर कोई खेल में अच्छा है तो ऐसा नहीं है कि वो कोई और काम नहीं कर सकता। कुछ ऐसे होते हैं मल्टी टैलेंटेड जो हर काम बहुत बेस्ट करते हैं। कोई ठीक से नहीं पढ़ सकता तो वो किसी और चीज़ में बेस्ट होता है। वो कोई अच्छा स्विमर हो सकता है, वो कोई अच्छा शेफ़ हो सकता है। अगर कोई अच्छा सिंगर है तो हो सकता है कि वो अच्छा रनर ना हो। हर किसी में एक अलग बात होती है। तो जो एक हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है ना स्कूल का कि भाई एक ही सिलेबस सारे बच्चों पर थोप दो, तो ये बिल्कुल अलग है। मतलब होम स्कूलिंग में हमें आज़ादी होगी हमारे बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से कि हम कौन सा करिकुलम, कैसे, कौन से सब्जेक्ट को हम लोग चूज़ करें। बिकॉज अगर IGCSE की मैं बात करूँ तो IGCSE में टोटल 70 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। एंड वहाँ पर हम अपने बच्चों के पसंद के हिसाब से हम सिलेबस को, हम सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम लोग की अपनी मर्ज़ी से हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं उस करिकुलम को। नेक्स्ट पॉइंट मैंने कवर किया है हमारे बच्चों का मेंटल हेल्थ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जिस तरीके से कभी कभार हम लोग न्यूज़ सुनते हैं कि किसी को बुली किया गया, किसी पर प्रेशर है, कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना यार उसकी लाइफ में जो वो अपने पेरेंट्स को नहीं कह पाता। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं समझना चाहते अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट होता है कि क्या हमारा बच्चा, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, जिस तरीके से इंसिडेंट होते हैं वो, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक क्लास में 30 से 40 बच्चे होते ही हैं। किसी स्कूल में 50-60 बच्चे होते हैं, किसी में 70 होते हैं, हर स्कूल के हिसाब से। तो क्या एक टीचर सारे बच्चों पर ध्यान दे पाएगा? कुछ ठीक है, कुछ जो इंटरनेशनल स्कूल्स होती हैं वो बोलती हैं कि ठीक है हमारा रेशो 20:1 का है, एक टीचर पर 20 स्टूडेंट्स होंगे। लेकिन आप खुद सोचिए ना, अगर आप अपने बच्चों को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हो, मतलब एक बच्चा, हम लोग पूरा ध्यान उस पर लगाते हैं कि हाँ अच्छे से कुछ चीज़ की कमी ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो क्या एक टीचर एक टाइम पर इतने बच्चों को मैनेज कर पाएगी? यस, नहीं होता। ठीक है, हम लोग डांट कर लेंगे, हम लोग कैसे भी कर लेंगे, लेकिन क्या हम लोग हर बच्चे की मेंटल हेल्थ को रीड कर पाएंगे एज अ टीचर? क्या टीचर्स हर एक बच्चे की मेंटल हेल्थ को रीड कर पाएंगे कि वो कुछ किस हिसाब से गुजर रहा है, क्या कुछ उसे परेशानी है क्या? तो मेंटल हेल्थ का क्या? लेकिन अगर हमारा बच्चा हमारे सामने है तो होम स्कूलिंग का माहौल ही ऐसा होता है यार कि जो बच्चे होते हैं ना, एक फ्रेंडली, एक हमारे बीच में एक बॉन्ड आ जाता है। हमारी जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं खास करके, हम लोग अपने बच्चों में जितना रिस्पेक्ट उन्हें समझाते हैं उतना ये भी सिखाते हैं कि आपको हम लोगों से कोई भी बात नहीं छुपानी, कोई भी सीक्रेट नहीं छुपाना, आप हमें
क्लियर बता सकते हो। अगर आपके दिल में कुछ है तो आप हमें बताइए, हम आपको नहीं डांटने वाले। हम आपके फैसले का जो है, हम आपके डिसीजन का एहतराम करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, राइट। तो वो एक चीज़ आती है होम स्कूलिंग में। जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल से जब थका आता है, उसके बाद ट्यूशन चला जाता है, तो वो अपने दिल का हाल कब बताएगा अपने पेरेंट्स को? पेरेंट्स खुद बिजी रहते हैं। जब रात में बच्चा आता है, फिर अपना जो डिनर वगैरह का टाइम हो जाता है, कब बताएगा बच्चा? मतलब फिर वो होमवर्क में बिजी हो रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ से वो डिस्टर्ब है। मतलब आप समझ रहे हैं उस, मतलब बच्चे की एक, अब देखिए ना, अभी आपको पता है लास्ट ईयर, अभी ये तो एकेडमिक ईयर अभी स्टार्ट हो गया, अभी न्यू बच्चे आ गए। लास्ट ईयर ना एक बच्ची थी मेरे पास, तो वो मॉर्निंग में उसकी स्कूल हुआ करती थी 7 o'clock की, ठीक है, 7 से 4 तक, 4 को आती थी। उसके बाद डायरेक्टली 10-15 मिनट का रिफ्रेशमेंट लेकर वो डायरेक्टली जाती थी उसके जो बाजू में कुछ ट्यूशन होता था जो दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए, वो जाती थी वहाँ पर 2 आवर्स से डायरेक्टली फट से भाग कर आती थी। फिर उसके बाद कथक की क्लास होती थी, फिर वो मेरे पास 8 o'clock को मेरा 40 मिनट्स का सेशन होता था, फिर वो मैथ्स का सेशन लेकर वापस से ट्यूशन जाती थी और फिर रात में 10 बजे आती थी और फिर उसके बाद वो होमवर्क करती थी। आप खुद सोचिए कि उस बच्ची की मेंटल हेल्थ क्या होगी। मतलब यार, बच्चे ना गधे नहीं हैं, इंसान है, इंसान के बच्चे, राइट, हमारे बच्चे हैं, तो वी आर ह्यूमन ना, तो हमें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे बच्चे गधे हैं, बस कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। मतलब पढ़ाई क्यों करवानी है यार? बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ रहती हैं जो पढ़ाई से ज़्यादा हम लोग सीखते हैं। एग्जैक्टली हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट में सीखते हैं। मैंने शायद ये लास्ट वीडियो में, आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे थेरी नॉलेज, ज़रा थेरी पसंद ही नहीं थी यार, मुझे प्रैक्टिकल पसंद था। मैं जब मेरे जो कॉलेज की जो लेबोरेटरीज होती थी फिजिक्स की, मुझे वहाँ एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता था। मैं कॉलेज लेक्चर्स बंक करके मैं लेबोरेटरी में जाती थी, क्योंकि वो उसे हम लोग रियलिटी सीखते हैं। बुक्स क्या, मतलब बुक्स तो घर पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, क्यों पढ़ना है? लेकिन अगर रियलिटी हम लोग सीखेंगे, एक्सपेरिमेंट करना सीखेंगे, तो वो जब हम लोग आंखों से देखेंगे उस चीज़ को होते हुए, तो वो चीज़ क्लियर होगी जितना हम लोग बुक से समझते हैं। बुक में सिर्फ वर्ड्स में लिखा होता है, हाँ ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, ये लाइट रे है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस है, बस। लेकिन जब हम लोग उसको आंखों से देखेंगे तो वो अच्छे से समझ में आएगी और हम उसे अपने वर्ड्स में एग्जाम में लिख पाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? आपको बताएं, ये काफ़ी सालों पुरानी बात है, जब मैं अपॉइंट हुई थी एज अ प्रोफेसर एक कॉलेज में, डीएड कॉलेज था वो, मतलब जो डीएड की टीचर्स जो ट्रेनिंग लेती थी, वहाँ पर मैं अपॉइंट हुई थी। वहाँ पर ना मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही था, मैं मतलब पहले से जब मैंने बीएड किया उसके बाद से ऐसा ही था कि भाई मुझे बुक से नहीं पढ़ाना, मेरी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है मैं ज़्यादा शेयर करती हूँ। इवैल्यूएशन का एक टॉपिक होता है, एक सब्जेक्ट होता है डीएड में, बीएड में भी होता है। तो जब मैं वो पढ़ाती थी ना, तो 3-4 स्टूडेंट्स ऐसे रहते थे जो मेरे अगेंस्ट खड़े होकर मुझे बोलते थे कि मैम आप बुक से पढ़ाओ। तो बोलती थी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं बुक से नहीं पढ़ाऊँगी, मुझे सिलेबस से नहीं पढ़ाना। लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो सिलेबस से रिलेटेड है, लेकिन मैं लाइफ से कोरिलेट करके पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलने वाले। बुक्स की चीज़ हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर पढ़ाई को लाइफ से कोरिलेट कर दिया जाए ना, तो हम लोग कभी नहीं भूलते, क्योंकि लाइफ में अगर वो चीज़ रिपीट होगी ना तो हमें याद आएगा, अरे हाँ इससे ये चीज़ रिलेट थी ना, यस, तो ये हम लोगों ने ये थ्योरी पढ़ी थी, ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो लाइफ टाइम के लिए हमारे मेमोरी में सेव हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है होम स्कूलिंग में। कुछ बच्चे काफ़ी क्लोज होते हैं मुझसे, तो वो बोलते हैं मैम हमें स्कूल नहीं जाना, हमें होम स्कूलिंग करनी है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बट पेरेंट्स को ये कि नहीं, मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए। मतलब आपको पता है कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना जो 100 में से 96 मार्क्स भी आता है ना मैथ्स में, मतलब 6 क्लास के बच्चे हैं और उन्हें 100 में से 96 मिल रहा है, 97 मिल रहा है, वो भी उनके लिए कम है। मतलब हम लोग अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि बच्चा पागल हो जाता है यार, कि हम लोग अपने बच्चों पर एक मेरिट के लिए हम लोग इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि हम लोग उसके टैलेंट को भूल गए, हम लोगों ने उन लोगों की आज़ादी छीन ली। तो पॉइंट वो है, उसलिए मुझे वो सब नहीं पसंद, उसलिए ये पसंद है। उसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं अपनी बेटी के लिए होम स्कूलिंग सिलेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर बात पैसों की नहीं थी कि फ़ीस बढ़ा दी उसलिए ऐसा कर लिया, नहीं, कमिटमेंट की बात थी। अगर आपने 87,000 फ़ीस बोली, ये वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या आई बटन पर दे दूँगी, तो आप क्लिक कर लेना, तो आप देखना कि मैंने ये चूज़ क्यों किया। वहाँ पर ये बात नहीं थी कि 85,000 को कोटेशन दिया था,
और 1,15,000 कर लिया तो मैंने यहाँ पर अपने बच्ची को फिर मैंने स्कूल मना करके हम लोग होम स्कूलिंग पे आ गए। नहीं, यहाँ पर कमिटमेंट की बात थी। अगर आप एक चीज़ की कमिटमेंट किसी को दे रहे हैं तो आप उस चीज़ पर कायम रहिए, राइट, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि हाँ, आप अगर एक वादा करते हैं तो आप उस पर पूरा उतरते हैं, राइट। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ये छोटी छोटी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है। आपको याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे पास एक सब्जेक्ट हुआ करता था वैल्यू एजुकेशन, वहाँ पर टोटल 9 पॉइंट्स होते थे, राइट। तो वो हमें अपने बच्चों को रियल प्रैक्टिकल लाइफ में सिखाना है कि हाँ, ये आपको अप्लाई करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं, आपको अप्लाई करना है, वो ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। मैंने एक्चुअली इस वीडियो में काफ़ी अपने दिल की बातें की हैं, तो आप अपने हिसाब से देखिए कि हमें आज के ज़माने में होम स्कूलिंग क्यों चूज़ कर लीजिए, ये आपका डिसीजन है। वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।